सलाखों के डंडों के सारे कारकुन मेरे बिना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। प्रोग्राम में नाज़रीन आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे NA 240 में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, जिसमें जो ख़ास पार्टियां हैं नुमाया तौर पे जो आमने सामने हैं, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, महाजिर कौमी मूवमेंट, पाक से ज़मीन पार्टी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हैं जो कि इस वक्त लीड कर रही हैं। यानी ये वो चार पार्टियां हैं जिनमें आपस में मुकाबला जारी है। आज पोलिंग जो है वो पुरअमन तरीके से ना हो पाई। कुछ पोलिंग स्टेशंस पर जो है वो कुछ ऐसे वाक़यात देखने में आए जिसकी वजह से पुलिस की भारी नफरी और रेंजर्स को जो हालात हैं वो कंट्रोल करने के लिए इलाके पर काबू पाना पड़ा। आपको बताते चलें कि कुछ सियासी पार्टियों के कारकुनान के आपस में जो है वो तसादुम भी हुआ और इसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इलेक्शंस पुरअमन तरीके से हुए, लेकिन टर्न आउट जो कि उम्मीद की जा रही थी कि टर्न आउट ज़्यादा नहीं रहेगा, इसलिए कि आज वर्किंग डे है, वर्किंग क्लास इस हल्के में है, इसलिए टर्न आउट की काफ़ी कमी नज़र आई। लेकिन फिर भी ये अब तक के आपको हम बताते चलें कि 309 में से 66 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक महाजिर कौमी मूवमेंट के रफ़ीउद्दीन फैसल साहब जो हैं वो इस वक्त 2123 वोट के साथ जो हैं वो सबसे आगे हैं। उसके बाद तहरीक लब्बैक के शहजादा शहबाज ने 2066 वोट हासिल किए हैं, दूसरे नंबर पर हैं अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर ने 1920 वोट हासिल किए हैं। इसके अलावा पाक से ज़मीन पार्टी के शब्बीर कायम खानी जो हैं वो 897 वोट हासिल करके चौथे नंबर पर हैं। लेकिन नाज़रीन अभी इस वक्त कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, इसलिए कि 309 में से सिर्फ 66 पोलिंग स्टेशंस के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। और अक्सर जब ट्रेंड हम देखते हैं तो उन ट्रेंड की बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता कि इस हल्के का हतमी नतीजा क्या होगा। लेकिन जो कुछ इस हल्के में नाखुशगवार वाक़यात पेश आए, इसे नहीं पेश आना चाहिए था। सियासी जमातों को अपने अंदर इतनी बर्दाश्त रखनी चाहिए थी कि किसी किस्म का कोई तसादुम ना होता और पुरअमन तरीके से इस एक कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शंस जो हैं, यानी ये बाई इलेक्शंस जो हैं, इन्हें कंप्लीट होना चाहिए था। बहरहाल नाज़रीन इलाके में कशीदगी की सूरत हाल भी हुई, दुकानें भी बंद हुई और पुलिस और रेंजर्स की जो नफरी है उसने भी कंट्रोल संभाला ताकि हालात को काबू में लाया जा सके। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि किसी कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं हुई। कुछ इलाकों में फायरिंग भी की गई। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि जो महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं आफाक अहमद साहब खुद मौजूद थे कुछ पोलिंग स्टेशंस पे, और कोई ऐसे अनासिर जो कि जिन पे कि ये शुबा किया जा रहा था कि शायद ये किसी दूसरे पोलिंग स्टेशन से या किसी दूसरे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन किसी मकसद के तहत पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हैं, उनके शनाख्ती कार्ड भी चेक करते रहे और ये देखते रहे कि कौन सा जो वोटर है वो वाकई हकीकी वोटर है या फिर वो किसी मकसद के तहत पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि ये चूँकि तीन पार्टीज़ जो कि उर्दू स्पीकिंग पार्टीज़ आप कह सकते हैं या मुत्तहिदा कौमी या जो पेरेंट पार्टी है उससे निकली हुई पार्टीज़ हैं, इनमें आपस में काफ़ी मुकाबला नज़र आता है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त जो है वो दूसरे नंबर पर है, लेकिन इन पार्टीज़ के वोट्स की काउंटिंग अभी बाकी है। PSP के शब्बीर कायम खानी ने अब तक 897 वोट हासिल किए हैं। लेकिन देखा जाए तो ये जो इलाका है, वैसे तो इसे हम मौरूसी इलाका भी कह सकते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का, लेकिन महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी जो है उसके चेयरमैन चूँकि आफाक अहमद की रिहाइश का जो है वो इसी इलाके में है, इस वजह से इसे महाजिर कौमी मूवमेंट का गढ़ भी कहा जाता है। नाज़रीन देखना ये होगा कि अब MQM अपनी ये सीट रिटेन कर पाती है जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा और साबिक़ मेंबर नेशनल असम्बली इकबाल मोहम्मद अली की वफ़ात की वजह से ये सीट खाली हुई थी और उसके बाद इस पर बाई इलेक्शंस अनाउंस किए गए थे। यानी ये देखा जाए तो जनरल इलेक्शंस में 2018 के जनरल इलेक्शंस में ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की सीट थी और पहले भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की सीट रही है, इसलिए कि प्रीडोमिनेंटली ये इलाका जो है ये उर्दू स्पीकिंग्स का इलाका है
جہاں تقریباً 80% آبادی جو ہے وہ اردو بولنے والوں کی ہے۔ بہرحال ناظرین، علاقے کی صورتحال جاننا چاہیں گے، اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے حفیظ انصاری موجود ہیں جن سے ہم جانیں گے کہ اس وقت علاقے میں کیا صورتحال ہے اور کاؤنٹنگ یعنی گنتی کا عمل جو ہے وہ کن ماحول میں جاری ہے۔ السلام علیکم حفیظ انصاری صاحب، میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ حفیظ انصاری صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ کیا صورتحال ہے اس وقت، گنتی کی کیا پوزیشن ہے، ذرا بریف کیجئے گا۔ جی ہاں بلند صاحب، جیسا کہ آج صبح سے ہی جو یہاں پر این اے 240 میں ضمنی الیکشن کا مارکا جو ہے آغاز آج صبح 8 بجے یوں تو ہو گیا تھا، لیکن یہ مارکا جو ہے اب تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا مارکا بنا ہوا ہے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان، جہاں ووٹرز جو ہیں پولنگ اسٹیشنز کے اندر ووٹ کاسٹ کر کے ایک دوسرے کے درمیان مقابلہ کر رہے تھے، وہ مقابلہ پھر سڑکوں پر آ گیا، پولنگ اسٹیشنز کے باہر آ گیا۔ یہ صورتحال ہم نے دیکھی کہ ناخوشگوار صورتحال میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئی، اور جیسے کہ این اے 240 کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا، انتظامیہ نے خود یہ بتا دیا تھا کہ 106 پولنگ اسٹیشن حساس ہیں اور 203 جو ہیں انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن ہیں، تو اس لحاظ سے یہ حلقہ جو ہے جو کہ 5,30,000 ووٹرز کا حلقہ بتایا جاتا تھا، یہ انتہائی حساس قرار دیا جا رہا تھا۔ اس لحاظ سے یہاں پر سیکورٹی اقدامات بھی انتہائی سخت ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آئے۔ شاید اس کا جو ہے یہی وجہ بھی بنی ہو کہ جو ناخوشگوار واقعات جو ہے پیش آئے ہیں۔ پہلے تو کچھ پولنگ اسٹیشن سے ایک دوسرے امیدواروں کے اوپر یہ الزامات عائد کیے جاتے رہے کہ دھاندلی کی جا رہی ہے، جعلی ووٹ ڈلوانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، پھر یہ الزامات جو ہے لگتے لگتے پھر جو ہم نے دیکھا پولنگ اسٹیشن کے باہر، خاص طور پر لانڈی نمبر 6 کے پولنگ اسٹیشن کے باہر جب پاکستان زمین پارٹی کے سربراہ چیئرمین مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی دیگر دورہ کر رہے تھے، وہاں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے، جیسے کہ ان کا روایت رہی ہے، نعرے لگانے کی، اور کل رات کو پریس کانفرنس میں یہ واضح طور پر تنبیہ بھی کر دی تھی پاکستان زمین پارٹی کے سربراہ چیئرمین مصطفیٰ کمال نے کہ ہمیں دیکھ کر یہ نعرے لگائے جاتے ہیں جو کہ بدامنی کا باعث بھی بن سکتے ہیں، تو یہی وجہ بنی آج صورتحال کے بعد جو نعروں سے تھی، نعروں سے بات ہے۔ اچھا حفیظ انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید کچھ پولنگ اسٹیشنز کے نتیجے آئے ہیں جو کہ میں یہاں بتانا چاہوں گا۔ این اے 240 کے 80 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق اب صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان نتائج کے مطابق ٹی ایل پی کے شہزاد شہباز نے 2568 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے محمد ابو بکر کے 2549 ووٹ ہیں، مہاجر قومی موومنٹ کے محمد رفیع الدین فیصل کے 2382 ووٹس ہیں، یہ تیسرے نمبر پر ہیں یعنی ان 80 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج کے بعد، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ناصر رحیم کو 1564 ووٹ ملے ہیں۔ پی ایس پی کے شبیر قائم خانی نے 1250 ووٹس حاصل کیے ہیں۔ تو ناظرین اس وقت یہ صورتحال ہے، اور اس صورتحال کے مطابق جو ہے اس وقت ٹی ایل پی کے شہزاد شہباز 2568 ووٹس کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے محمد ابو بکر جو ہیں وہ 2549 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ مہاجر قومی موومنٹ کے محمد رفیع الدین 2382 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ناصر رحیم کو 1564 ووٹ ملے ہیں، اور پی ایس پی کے شبیر قائم خانی نے 1250 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ یہ ہے نتیجہ ناظرین، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اس وقت 80 پولنگ اسٹیشنز کے جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کا ہم نے آپ کو نتیجہ بتایا۔ اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے شجاعت قریشی، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو گنتی کی پوزیشن ہے وہ کیا ہے اور علاقے میں صورتحال کیا ہے۔ السلام علیکم شجاعت قریشی، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں، میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ کیا پوزیشن ہے، کہاں پہ آپ موجود ہیں، اور گنتی کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اچھا، ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حفیظ انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حفیظ صاحب آپ بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت علاقے میں، اور گنتی کی کیا صورتحال ہے؟ کیا تمام جو امیدوار ہیں وہ الیکشن کے پروسیس سے مطمئن ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟
देखिए गिनती का अमल जारी है, जैसे कि इस वक्त भी मौजूद हुए। एक पोलिंग स्टेशन है PS 42 प्रेसिडिंग ऑफिसर उसके ऑफिस के बाहर में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो गिनती अब तक पोलिंग एजेंट्स के सामने यहाँ पर की गई थी उसको प्रोफाइल किया जा रहा है। और ऐसा ही सिलसिला जो हम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन और बूथ में देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है अब जो है ये रिजल्ट को प्रोफाइल करके जो है DRO के पास ले जाया जा रहा है। अच्छा, हफीज साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। शुजात कुरैशी से हम पहले बात करना चाहेंगे। जी शुजात कुरैशी, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? क्या कहते हैं आप इस इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से और इस वक्त जो गिनती का अमल जारी, कहां पे मौजूद हैं आप? जी हेलो, शुजात कुरैशी इस वक्त कहां पे मौजूद हैं? अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है और गिनती का अमल कहां तक पहुंचा है? देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग कैंप बनाया गया है। यहाँ पर नताइज बताए जा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन लगाई गई है जहाँ पे जो हर पोलिंग स्टेशन के तहत जो है नताइज सामने आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब तक 89 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट सामने आ चुके हैं, जिसके तहत MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार अबू बकर 3151 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि शहजादा साहब शहबाज जो हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 2853 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह से तीसरे नंबर पर मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सैयद रफीउद्दीन 2517 वोट लेकर तीसरे नंबर पर, और पीपल्स पार्टी के नासिर रहीम 1639 वोट लेकर चौथे नंबर पर, जबकि शब्बीर अहमद कायमखानी PSP के 1303 वोट लेकर पांचवें नंबर पर हैं। तो सूरत हाल ये है कि फ्लक्चुएट हो रहे हैं नताइज, और जैसे जैसे नताइज बढ़ते चले जा रहे हैं, कभी MKM पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो जाती है तो कभी TLP की, तो कभी जो है मुहाजिर कौमी मूवमेंट की। लेकिन अभी तक जो पोलिंग स्टेशन का नताइज आए उसमें 309 जो टोटल पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें अभी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन का नताइज सामना आना बाकी है। हमें जो बताया जा रहा है वो ये है कि अभी तक जो पोलिंग स्टेशन के नताइज आ रहे हैं वो ज्यादातर लांडी के इलाकों के हैं। MKM पाकिस्तान को जो बेनिफिट मिल सकता है वो कोरंगी के इलाकों से जो नताइज सामने आएंगे उस पर यकीनी तौर पर MKM पाकिस्तान को बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि लांडी में तसादुम और कशीदगी रही, वहाँ पे जो वोटर्स थे वो नहीं निकल सके घरों से, और जो सूरत इस कदर गंभीर और खूनी तसादुम में तब्दील हो चुकी थी कि जो वोटर्स जो वोट कास्ट करने के लिए आ रहे थे वो डर के मारे घरों को वापस चले गए। टर्न आउट इंतहाई कम रहा, और जो कोरंगी के इलाके हैं वहाँ पर टर्न आउट हमें बेहतर नजर आया। तो अभी जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है अनवर चौहान वो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि DG रेंजर्स को भी खत लिखा गया कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और जो शरपसंद अनासिर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान ने भी जो है रिपोर्ट तलब की है और कहा है कि वो फौरी तौर पर पुलिस और रेंजर्स जो है रिपोर्ट पेश करे कि कौन कौन शरपसंद अनासिर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। जी ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या समझते हैं आप, यानी आपके कहने के मुताबिक कोरंगी के पोलिंग स्टेशन से जब नताइज सामने आएंगे तो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की बरतरी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, या ये कि आप समझते हैं कि अब अभी मज़ीद कुछ पार्टी पोजीशंस में तब्दीलियां आएंगी, इसलिए कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट का भी बड़ा दावा रहा है कि उनका भी स्ट्रांग होल्ड है और वो ये सीट जो है ये हासिल कर सकते हैं? क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए 309 पोलिंग स्टेशन थे और अभी तक जो पोलिंग स्टेशन के नताइज आ रहे हैं वो लांडी से आ रहे हैं, और यकीनी तौर पर MKM पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है कोरंगी के इलाके, क्योंकि MKM पाकिस्तान के जो MNA थे इकबाल मोहम्मद अली, उनके इंतकाल के बायस ये नशिस्त खाली हुई थी, और MKM पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। 88 से MKM पाकिस्तान ये सीट जीतती आ रही है। तो MKM पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं, जो रहनुमा हैं, वो पूरी उम्मीद है कि जब कोरंगी के नताइज सामने आना शुरू होंगे तो पासा पलट जाएगा और हैवी लीड के साथ हम मार्का ये जीत लेंगे। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, अपडेट किया। जो अब चूँकि जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाली है तो वहाँ शुजात कुरैशी ज्वाइन करेंगे, और आपको बताते चलें कि हमारे साथ हफीज़ अंसारी साहब मौजूद हैं जो कि हमारे नुमाइंदे हैं, इस वक्त मौजूद हैं। गिनती के अमल जो चल रहा है उस हवाले से हम अपडेट लेना चाहेंगे। जी हफीज़ अंसारी, क्या कहते हैं, कहाँ पे मौजूद हैं, और आपके पास जो लेटेस्ट नताइज हैं, कहाँ तक कितने पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं और क्या सूरत हाल है?
جی ہاں بالکل دیکھیں یہ NA-240 جو ہے اس حوالے سے میں بات کرتا چلوں کہ یہ تقریباً 75% جو ہے یہ لینڈی پر محیط ہے، 25% کورنگی پر ہے، یعنی کہ کورنگی اگر 5 نمبر تک اگر ہم کہیں تو وہاں یہ تک یہ ہلکا لگتا ہے۔ اس طرح یہ جو لانڈی کے اندر جو بھی سیاسی جماعت ہے اگر سرخ رکھتی ہے ووٹرز کے لحاظ سے تو یقیناً جو اس کی کامیابی یقینی ہوگی، اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ MQM پاکستان جو ہے ووٹ کے لحاظ سے ایک ہوتا ہے انتخابی مہم میں بڑا جوش و جذبہ نظر آتا ہے، بعض انتخابی مہم میں ہم دیکھتے ہیں کارکنان کی بڑی تعداد ہوتی ہے، عوام کی بڑی تعداد ہوتی ہے، لیکن جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے اندر ووٹ کاسٹنگ کے بعد جو رزلٹ کچھ اور ہی آتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ MQM پاکستان کی جو ہے الگ اگر دیکھیں تو علاقوں کے اندر اس انداز میں انتخابی مہم نہیں ہوئی ہے جو ان کا وتیرہ رہا ہے، جو ان کی روایت رہی ہے، لیکن پھر بھی یہی کہا جاتا ہے MQM پاکستان جو ہے یہاں پر پوزیشن حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ اگر بات کریں کہ ڈپٹی اقبال محمد علی نے یہاں سے 61,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی، ٹھیک ہے وہ ایک عام انتخابات ہے، ضمنی انتخابات میں کم ہوتا ہے، اگر 15, 20, 25 تک کا آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرن اوور رہا ہے، تو اس کے اندر MQM پاکستان اور TLP کے درمیان ہی اصل مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ TLP کے اندر جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ سربراہ TLP نے جب آج تک یعنی کہ اس کے اندر براہ راست جو اپنا عملی کردار نظر آیا ہے تو اس کا بھی جو ہے ان کا بینیفٹ ملا ہے TLP کو آج کے الیکشن میں، اور جو عوام جو ہے ایک نئی یعنی کہ تبدیلی بھی چاہتی ہے، نئے لوگوں کو آزمانا بھی چاہتی ہے، تو اس کا بھی بینیفٹ ملا ہے TLP کو یہاں پر۔ تو ان دو جماعتوں کے درمیان جو واضح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مقابلہ نظر آ رہا ہے، جو ایک آخر تک میں کہوں گا کہ ان کے درمیان یہ مقابلہ چلتا رہے گا، لیکن لانڈی ایک ماجر قومی موومنٹ کے حوالے سے اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ ماجر قومی موومنٹ ان کو جو ہے اس لحاظ سے یہاں پر بالکل فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ انتخابی مہم انہوں نے جس پر امن انداز میں چلائی ہے، ایک نئی روایت قائم کی ہے ماجر قومی موومنٹ نے کہ انہوں نے کسی سیاسی مخالف جماعت کو جو ہے بالکل ٹارگٹ نہیں بنایا، اپنی پرامن طور پر جو بھی انتخابی مہم رہی ہے، کارنر میٹنگ رہی ہے وہ چلائی ہے، اس کا بینیفٹ بھی ان کو یہ حاصل ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا حافظ انصاری آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، لیکن صبح الیکشن کمشنر کی اس وقت پریس کانفرنس جاری ہے، وہ آپ کو ہم براہ راست دکھانا چاہیں گے۔ جمہوریت کو آگے بڑھنے کی کوششیں کی جا رہی ہے اور باتیں بھی کی جاتی ہے، لیکن جمہوریت کیسے فلورش ہوگی؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کنڈکٹ کرواتا ہے اور اس کے لیے اتنی ایفرٹس کرتا ہے، اور ان ایفرٹس کو ووٹ کے دن وہی امیدوار جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور آ کے اس ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اپنے ووٹروں کو ایجوکیٹ کریں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کس کو ووٹ دیا جا رہا ہے، ہمیں غرض صرف اس بات سے تھا اور ہے اور رہے گا کہ پولنگ اسٹیشن پر ایسا پرسکون ماحول ہو کہ لوگ آزادی سے ووٹ ڈال سکیں۔ جب آپ کے میڈیا کے تھرو خبریں چل رہی تھی کہ لوگ خوف سے دکانیں بند کر رہے ہیں اور پولنگ اسٹیشن کا عملہ بھی پریشان ہے، ابھی پریزائڈنگ افسران جو اسکول ٹیچرز کالج کے لیکچررز پر مشتمل تھا، وہ اس طرح کے واقعہ دیکھیں گے تو کیا محسوس کریں گے اور دنیا کو کیا میسج جائے گا؟ آپ یہ بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب تمام چیزیں وائرل ہوگی، دنیا میں جائیں گی، تو کیا کہیں گے پاکستان میں کس طرح کا ماحول ہے کہ یہاں پہ الیکشن بھی پرسکون انداز میں نہیں کرا سکتے۔ تو نو ڈاؤٹ مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات پہ، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس بات کا سخت نوٹس لیا ہے۔ میرے پاس چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی ٹیلی فون کالز بھی آتی رہی، مجھ سے شاید ہی رابطے میں رہے، انہوں نے مجھے سخت ہدایت کی کہ اس سلسلے میں سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی جو ہے امتیازی سلوک نہ کیے جائے۔ میں نے DRO صاحب کو کہا ہے کہ جو بھی واقعات پیش آئیں ان کی تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے، اور جہاں جہاں پولنگ اسٹیشن پہ اس طرح کے سلسلے ہوئے ہیں وہاں پہ تمام الیکشن کے سامان کی سیکورٹی کا واقعی بندوبست کیا جائے، اور پولنگ عملے کو باخیر کو بھی پولنگ اسٹیشن سے RO کے دفتر میں پہنچایا جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ پولنگ اسٹیشن ہے کوئی 51 کوئی خواجہ اجمیر کالونی کا علاقہ تھا، وہاں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ میں نے سختی سے کہا ہے DRO صاحب کو کہ ان کو باحفاظت پریزائڈنگ افسر صاحب کو جو یہاں بلایا جائے، ان کا سامان لایا جائے یہاں پہ، اور جو لوگ بھی انوالوڈ ہیں وہ کوئی بھی ہو، میں آپ کو بالکل واضح کر دوں، آج میں اس وقت کانسٹیٹیوشن سے موجود ہوں، آپ کے تھرو ان تمام لوگوں جو آج کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ سے حصہ لے رہے تھے، ان میں کوئی بھی ہو
जो भी इस सिलसिले में मुलविस पाया गया उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन सख्त एक्शन लेगा और जो दूसरे मुतालिका इदारे हैं जो कानून नाफिज करने वाले वो सख्त एक्शन लेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वाज़ेह हिदायत है, हमारा मैंडेट है इलेक्शन साफ और शफाफ और पीसफुल इलेक्शन करवाना। अब जब साफ और शफाफ पीसफुल इलेक्शन कराने जाते हैं हम लोग, तो वही लोग जिनके लिए इलेक्शन कराया जाता है वहां से आके उस माहौल को खराब करते हैं। तो ये कहाँ की एक आप बताएं कहाँ की एक इंसाफ कहें, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती की बात है। ये इस तरह नहीं होना चाहिए। हमने हमेशा कोशिश की कि वोटरों को अच्छा माहौल मिले, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद इस तरह के चंद वाकयात न सिर्फ हमारे मुल्क का इमेज खराब करते हैं और बल्कि इस पुरसुकून माहौल को, पुरसुकून वर्किंग को, ये एक आईनी जिम्मेदारी है और इस आईनी जिम्मेदारी को पूरा करने में रिकॉर्ड बनते हैं। तो जो भी लोग रिकॉर्ड बने हैं इंशाल्लाह उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। जो कानूनी एक्शन होगा वो कानूनी एक्शन लिया जाएगा। एक बार वन बाय जी नाज़रीन, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे और यहाँ पे हम एक वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा थोड़ी देर में आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे वफाकी हुकूमत की जानिब से गिराए गए पेट्रोल बम के हवाले से। न सिर्फ पेट्रोल बल्कि डीजल, लाइट डीजल, कैरोसिन ऑयल, तमाम चीज़ें महंगी हो गई और इस महंगाई का असर सिर्फ पेट्रोल तक या गाड़ियों तक महदूद नहीं रहता बल्कि अशिया खुरोनोश से लेके तमाम चीज़ों पर इसका असर आता है। नाज़रीन, वो गवर्नमेंट जो कि महंगाई मिटाने के लिए आई थी उसने एक दफ़ा फिर आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया और यूं अगर हम सिर्फ पेट्रोल की बात करें तो तकरीबन 84 रुपए का फ़र्क पेट्रोल प्राइसेस में आ गया है। बहरहाल नाज़रीन, इस हवाले से भी बात करेंगे। सिंध का बजट भी पेश किया गया है, अवाम दोस्त बजट कहा जा रहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सूबाई वज़ीर बराए जंगलात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तैमूर तालपुर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी तैमूर साहब। सर, आप की पार्टी ने महंगाई मिटाओ मार्च यानी किया, लॉन्ग मार्च निकाला, हुकूमत गिराई, नई हुकूमत बनाई और अगर ये कहा जाए कि जरदारी साहब की बनाई हुई हुकूमत है तो इसमें कुछ गलत बात नहीं होगी सर, लेकिन सर आम आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और आपके सामने है वफाकी हुकूमत कहने को तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, लेकिन सर आप इत्तेहादी हैं, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्म्ड बाय योर चेयरमैन। क्या कहते हैं सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इस बात में कोई दो थॉट्स नहीं है कि हम इस हुकूमत के इक्वल शेयर होल्डर्स हैं और बिल्कुल इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जरदारी साहब ही वो शख्स हैं जिन्होंने ये सब चीज़ पॉसिबल की अल्लाह की रजा के साथ। ये जो फैसले हैं ये कोई ढके छुपे नहीं है। आपको पता है ये जो IMF की डील थी, जो IMF का पेपर था, उस पर साइन हमारा नहीं है, उस पर साइन जो है वो इमरान खान और उसके 40 चोरों का है। आपको पता है कि ये फैसले सारे जो है इमरान खान ने किए थे और आपको ये भी पता है कि वो फैसले करने के बाद उन फैसलों पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा था। अगर कोई मुल्क पाकिस्तान एज ए नेशन किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करता है, किसी IMF के साथ कोई मुआहदा करता है, उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करता तो उस मुल्क के साथ फाइनेंशियल उसका दिवालिया निकल जाता है। तो ये रिस्क हम ले नहीं सकते थे। बिल्कुल जो चीज़ थी, हम एक हुकूमत है, पाकिस्तान का एक नाम है, पाकिस्तान की एक रेपुटेशन है, हमें उस रेपुटेशन को कायम करना था। इसकी मजबूरन हमें जो गलतियां थी इमरान खान की, जो फैसले थे उनको हमने इम्प्लीमेंट करना है। पर मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदतर नहीं होंगी, अब कुछ अरसे के बाद चीजें बेहतरी की तरफ आएंगी। जैसे जैसे हमारा ये बजट जो हमने बनाया है अवाम दोस्त बजट, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी इकोनॉमी को हेल्प करेंगी बूस्ट अप करने में। जो हमारे एक्सपेंडिचर जो हमारा होता था इंपोर्ट्स पर, वो हम उस पर कंट्रोल करें, उससे एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट इंशाल्लाह पड़ना है और हमने यही फैसला किया उस इम्पैक्ट को फिर हम आम पब्लिक पर, हमारे पाकिस्तानी शहरियों पर डाइवर्ट करेंगे अलग अलग तरीकों से। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ पहले समरी रिजेक्ट कर दी जाती है और बाद में फिर रात गए जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा कर दिया जाता है। सर आपसे पूछना ही चाहूँगा, वाकई हुकूमत
वज़ीर आज़म साहब चला रहे हैं या कहीं और से ये हुकूमत चल रही है, डायरेक्टिव्स कहीं और से लिए जाते हैं? ये सर आप तो बता सकते हैं सर, माशाल्लाह, मतलब क्योंकि आप पार्टी पोजीशन के साथ साथ मुझे एक गैर जानिबदार तज्जिया भी दे सकते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये हुकूमत जो है ये पाकिस्तान की हुकूमत है, ये पाकिस्तान की बड़ी बड़ी जमातों की एक कोalition हुकूमत है। जो फैसले हैं वो ऑफ कोर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ही करते हैं, पर एक उनकी अच्छी बात है वो हर चीज़ में सलाह मशवरा कर रहे हैं। वो जरदारी साहब से भी सलाह मशवरा करते हैं, वो दूसरे अपने इत्तेहादियों से भी सलाह मशवरा करते हैं। तो जो फैसले होते हैं वो बेहतर फैसले होते हैं, क्योंकि एक माइंड नहीं 4 माइंड्स बैठ के पाकिस्तान की बेहतरी का सोच रही हैं। जो फैसले हो रहे हैं, जो खतरनाक फैसले हो रहे हैं, जो डिफिकल्ट फैसले हो रहे हैं, जो हम पे बोझ पड़ रहा है, वो ना ही जरदारी साहब चाहते हैं ना ही शहबाज शरीफ चाहते हैं कि वो बोझ अवाम पर पड़े, पर फिर भी बैठकर सलाह मशवरे के साथ होता है। और अगर आप सोच रहे हैं कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो आपको मैं बिल्कुल सिंपली बताऊं कि शायद इतनी आज़ादी कभी भी नहीं हुई जितनी आज आज़ादी है फैसले करने में पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को। सर मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि क्या पेट्रोल इसमें मजीद इजाफा होगा? लोग कह रहे हैं 280-300 तक पेट्रोल जाएगा, डॉलर की कीमत 250 तक जाएगी। क्या इस बात में सदाकत है? क्योंकि हुकूमत ना करते भी रात के अंधेरे में कह देती है कि नहीं जी पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ेगी, बाकी चीज़ों की भी चीज़ें बढ़ाई जाएंगी, IMF का दबाव है, कुछ कर नहीं सकते। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, ये मुआहदे जो इमरान खान ने किए हैं, पता नहीं क्या सोच के और क्या समझ के किए थे, हमारी तो ये बात समझ नहीं आ रही। पर जो मुआहदे कर दिए, पाकिस्तान की हुकूमत ने साइन कर दिया, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं। मैं समझता हूँ शायद अल्लाह ना करे, पर शायद थोड़ा सा और एक प्राइस में इजाफा शायद हो फ्यूल की, पर आई एम होपफुल कि अभी जिस स्पीड में डॉलर बढ़ रहा है, कुछ अरसे के बाद उसी स्पीड में हम डॉलर को आपको इंशाल्लाह नीचे ला के जरूर दिखाएंगे। अच्छा सर, बस एक आखिरी सवाल का आपसे करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा कि कुछ शख्सियात का ये रूमर्स हैं कि जी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ शख्सियात मुल्क आएंगी और उनको पाकिस्तान आएंगी और उनको अहम पोजीशंस दी जाएंगी, बात दुरुस्त है सर? रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ सर, कुछ शख्सियात जो बैरून मुल्क हैं आपकी पार्टी की, उनको इस वक्त मुल्क में आना है और उनको अहम पोजीशंस दी जाएंगी। इसके अलावा डॉक्टर इशरत लिबात के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उनकी भी शायद वापसी हो जाए सियासत में, और हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। क्या कहेंगे सर? बस ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे। ये बड़े आप बातें वो कर रहे हैं जो अभी तक शायद 100% डिसाइड नहीं हुई है, पर मेरे ख्याल से अगर इशरत लिबात साहब आए तो हमारे प्लेटफॉर्म से भी होंगे, पर एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से भी होंगे। तो इट विल नॉट जस्ट बी कि मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के स्टैम्प के साथ उनके साथ इत्तेहादियों का भी स्टैम्प होगा, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबाई वजीर बराए जंगलात तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।